हाँ, तो हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो एक्चुअली ये ऐसे वेव्स है, वेव्स मतलब जैसे हम जब भी वेव्स वर्ड सुने तो जैसे हम सोचते हैं कि जैसे ओशन में वेव्स होते हैं, तो एक्चुअली वही है, ऐसे 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 वेव्स होते हैं। सो दो टाइप के वेव्स होते हैं मेनली। ओके, एक होते हैं वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है। ओके, जैसे कि अभी मैंने बोला ओशन में वेव्स आते हैं। ओके, तो मीडियम पानी है ना, तो पानी है इसलिए दिख रहा है ना कि वेव्स है। ओके, सपोज रिवर में भी, रिवर है या पॉन्ड है, बहती हुई रिवर तो नहीं, लेकिन सपोज लेक है, पॉन्ड है, उसमें तुम पत्थर डालोगे तो जहाँ पत्थर गिरेगा उसके आसपास ऐसे 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 करके वेव्स हमें दिखेंगे। ओके, छोटे छोटे, तो वो भी वेव्स है, लेकिन उसके लिए भी मीडियम होना जरूरी है। ओके, तो वो मीडियम होना वहां भी जरूरी है। देन से सपोज रस्सी ले ली हमने और एक साइड से रिजिड है। ओके, बांध दिया है रस्सी को हमने और फिर उसको झटका हमने रस्सी को, तो रस्सी भी ऐसे 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 ओके खींची ना, ऐसे खींची है रस्सी और फिर ऐसे खींच के छोड़ दी, तो ऐसे 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 करके फिर लटक गई रस्सी। तो वो जो हो रहा है वो भी क्या है, वेव्स है, लेकिन उसमें भी रस्सी तो चाहिए विदाउट रस्सी तो होगा नहीं। तो ये सब ऐसे है जिसमें मीडियम चाहिए। ओके, सो दे आर मैटर वेव्स, मीडियम उसमें चाहिए, मीडियम होगा तो ही उनका प्रोपेगेशन होगा, तो ही हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ गए हैं, लाइक दैट। और कई ऐसे होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, मीडियम ना हो तो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और उसमें सारी चैप्टर्स में टर्मिनोलॉजी आएगी, तो बहुत ही इजी चैप्टर है वैसे। ओके, अच्छे से समझेंगे। इससे पहले जो हमने फिजिक्स पढ़ा उसकी कंपेयर में तो बहुत इजी चैप्टर है। आगे के ऐसा नहीं सिर्फ ये, लेकिन आगे के सारे मे भी शायद थोड़े लेंदी लगे, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो लेंदी भी नहीं लगेंगे। ओके, तो जहां पर मीडियम की जरूरत ना हो वैसे भी वेव्स होते हैं। ओके, तो ये सब की स्टार्टिंग एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी ही है, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है उसके बेस पे हमने उसको बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हो तो हमें दिखेंगे भी, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। ओके, तो कैसे हुआ सब कुछ, तो देखो यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, ये हमें पता ही है। से स्टार्ट करें अगर हम, ये जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। से ऑर्स्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है, तो ऑर्स्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बोला था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हमने सपोज लिया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके आसपास ऐसे 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 परपेंडिकुलरली, हमें पता ही है कौन सी डायरेक्शन में करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर, तो लाइक दिस ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो ऐसे हमने अंगूठा रख दिया, तो ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, मतलब करंट है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई दिखी। ओके, वी कैन फील इट नाउ। हम अगर उसके भी बेस में जाए तो ये करंट जो है वो करंट कहाँ से आया, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये जो करंट है वो करंट कहाँ से आया, तो हमने वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वहां पर बैटरी ज्वाइन की हुई थी उसके साथ। तो बैटरी ज्वाइन की हुई है मतलब क्या, कि वहां पर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, एक साइड ज्यादा पोटेंशियल है, एक साइड कम पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। डन। ओके, तो ये हमें पता ही है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला था कि अच्छा हाँ
करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट भी होती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग वाले सारे चैप्टर में। तो ये हमें यहाँ से पता क्या चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ और करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली हुई है। ओके, देन हमने इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स में भी, मतलब रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल, तो वहां पर भी उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, से कौन थे वो, फैराडे एंड हेनरी। ओके, सो फैराडे एंड हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई ये जो ऑर्स्टेड बोल रहे हैं उसका उल्टा करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमें पता ही है नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती है और साउथ पोल में अंदर आ रही होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। ये सब बेसिक बातें तो हमें पता है। तो नॉर्थ से निकल रही है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अब हमने इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने देखा कि इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज करे तो की बात है ना, अभी हमने देखा था कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, हमने डिस्कस किया था बी डी फाई बाई डी टी एंड ऑल, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड द ईएमएफ, और वो ईएमएफ की वजह से करंट होता था, वो हमने देख लिया है। सो अगर ये मैग्नेट को हम अगर नजदीक ले जाए करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ, तो हमें यहाँ पर अगर हमने गैल्वेनोमीटर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो गैल्वेनोमीटर या ऐसा कुछ हमने रखा तो वहां पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और उससे हमें पता चला था कि यस ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही क्या है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए और कंक्लूजन क्या था ऑलरेडी हमने इसमें बहुत डिटेल में देखा है। सो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस हुआ। ओके, तो उसका उल्टा हुआ, इसका उल्टा हुआ, इसमें करंट था और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड थी और इंड्यूस क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और उससे हमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ और से वोल्टेज, और उससे हमें क्या मिला, हमारा करंट। डन। ओके, सो ये दोनों एक्सपेरिमेंट, दोनों रिवर्स में एक्सपेरिमेंट हुए कि भाई ऑर्स्टेड के बेस पे तो ये बात सही है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो रहा हो, मतलब कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट होगी। और फिर हमने हेनरी और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली बहुत पूरा चैप्टर डिस्कस किया, वहां से भी हमें पता चला कि अगर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो भी हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ये दोनों हमने देखा। अब ये जो दोनों हमने देखा उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ रहा है, और वो साइंटिस्ट ने चेक किया कि यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तब जाके हमें मिल रहा है ना चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल गिव यू द करंट, जिसको हमने इंड्यूस्ड करंट नाम दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट नाम दिया। तो अब मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने सोचा इससे भी थोड़ा ऑपोजिट, कि अगर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हमें अगर करंट मिला तो क्या करंट में भी चेंज होगा, करंट में क्या होगा, चेंज, कांस्टेंट करंट नहीं, अगर करंट में भी चेंज होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी या नहीं। ओके, वो थोड़ा हम समझ रहे हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, देन फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट, एंड देन मैक्सवेल आया, और मैक्सवेल ने यहाँ जो हमने किया क्या, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दैट करंट इज इंड्यूस्ड। तो अब बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट को चेंज करेंगे, अगर जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट छोड़ो, मतलब अगर करंट को हम चेंज करेंगे वेरिएबली, हाँ कॉन्स्टेंटली नहीं,
मतलब चेंज करेंगे मतलब सपोज हम इंक्रीज करते हैं, जैसे मैग्नेट्स को यहाँ पे नजदीक ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखने को मिलता है, वो एक्सपेरिमेंट किए किसने, मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किए और मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पे कंक्लूजन में उसको पता चला, कंक्लूजन में उसको पता चला कि ये जो भी हमने डिस्कस किया, मतलब उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, क्या चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल रहा है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, लेकिन चेंज इन दी मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल रहा है ना, तो चेंज इन दी करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यहाँ पर तो कांस्टेंट करंट था, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट सपोज आई हमने जाने दिया 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर करंट में भी चेंज हो तो करंट भी सपोज पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 2.5 लाइक दैट अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, वैसे चेक किया किसने, मैक्सवेल ने। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, मैक्सवेल ने एक, ये स्क्रीनशॉट ही है तो थोड़ा विजिबिलिटी बट क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत पहले का डॉक्यूमेंट है। सो उसके एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था कि भाई ये एक बैटरी है हमारी, ओके, बैटरी से डायरेक्टली एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है। सो बैटरी से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उसकी एक प्लेट है, ये उसकी दूसरी प्लेट है। अब उसने क्या किया, वो बैटरी से कनेक्ट कर दिया है लेकिन अभी स्विच ऑफ है और ये पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड है, उस पे चार्ज है नहीं, डिस्चार्ज कैपेसिटर है, वो नहीं उड़ जाता। हम नहीं बोलते फैन का कैपेसिटर चेंज करो यार, ये तो क्या स्पीड है क्या कोई, लाइक दैट। ओके, हाँ। सो वो उसका जो चार्ज है पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया है, कैपेसिटर है। अच्छा, वो कैपेसिटर लिया ओके मैक्सवेल ने और बैटरी से कनेक्ट किया और सपोज स्विच है लेकिन स्विच अभी क्या है, ऑफ है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो उससे पता चला कि जो प्लेट पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उस पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी वो प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला। तो बोले हाँ ठीक है, इसमें तो कोई कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं है, सही है कि भाई डिस्चार्ज था तो अब तो चार्ज होगा ना कैपेसिटर। अगर डिस्चार्ज कैपेसिटर है और उसको तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज आएंगे तो चार्ज आ रहा है। ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से जो है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी है, बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, वहां उसके साथ कनेक्टेड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर की वन प्लेट जो कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है कैपेसिटर की वहां पर नेगेटिव चार्जेस देखने को मिले। बोले ठीक है, तो उसका क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। लेकिन मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला क्या कि यहाँ पर बेसिकली जो हम दो लॉ हर जगह लगाते हैं वो दोनों लॉ यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, सही हो रहे नहीं है। ओके, दैट मीन्स कौन कौन से दो लॉ थे वो, एक तो था किरचॉफ करंट लॉ, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो किरचॉफ करंट लॉ हम थोड़ा अभी डिस्कस, जो भी अब सब कुछ डिस्कस किया हुआ है तो जितना जरूरी है उतना अभी हम डिस्कस। तो किरचॉफ करंट लॉ हमने डिस्कस किया ही था। तो क्या था बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ, कि कोई भी नोड हो, पॉइंट हो, जंक्शन हो, ओके, उस जंक्शन पर जो समेशन ऑफ ऑल दी करंट थे दैट इज इक्वल्स टू 0 था। मतलब जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। यही हमने किरचॉफ करंट लॉ में पढ़ा था। समेशन सारे इंडिकेटिव साइन कि अगर अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, बाहर जा रहा है तो सपोज नेगेटिव, और उसका समेशन किया तो वो टोटल क्या आएगा, 0, कोई भी जंक्शन पर, नोड पर। ओके, तो वो किरचॉफ का करंट लॉ था हमारा।
और मतलब कि इन शॉर्ट देखा जाए तो ये एक नोड है, ये नोड पे अंदर जाने वाला करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जितने 3 अंदर आने वाले होंगे वो 3 के इक्वल ही 2 बाहर जाने वाले जो होंगे वो होंगे। मतलब अंदर आने वाला करंट और बाहर जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है, ऐसा बोलो, या फिर नेट सम 0 होता है, वो बोलो। ओके, तो वो किरचॉफ का करंट लॉ था हमारा। तो वो किरचॉफ का करंट लॉ जो है ना वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? सपोज ये हमारा कंडक्टर है और ये कंडक्टर में से IC करंट पास हो रहा है। ओके, IC करंट पास हो रहा है और जैसे ही यहाँ पर चेक किया तो ये जो प्लेट है, वो प्लेट एक हमारा सपोज नोड है, जंक्शन है, तो उसके अंदर IC करंट अंदर जा रहा है। तो IC करंट तो अंदर जा रहा है, लेकिन ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में तो कोई कंडक्टर है ही नहीं। उसके बीच में तो वैक्यूम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एयर होता है, व्हाटएवर। वहां थोड़ी अंदर थोड़ी कंडक्टर होता है, कैपेसिटर के अंदर ऐसे थोड़ी वायर्स लगे हुए होते हैं या कंडक्टर होते हैं। सो अंदर तो कुछ है नहीं। तो अंदर आने वाले करंट तो थे, लेकिन बाहर आने वाला कोई करंट था नहीं। मतलब यहाँ पर अंदर IC करंट, मतलब कंडक्टर है इसीलिए IC है। ओके, कंडक्टर करंट तो है जो अंदर आ रहा है, लेकिन बाहर जाने वाला तो कोई करंट था ही नहीं। तो यहां से ही हमें पता चल रहा है कि किरचॉफ का करंट लॉ यहाँ पे वायोलेट होता है। ओके, अगर दूसरी प्लेट की बात करें, वहां पर भी सेम चीज उसने ऑब्जर्व की कि भाई यहां से भी IC जो करंट है वो बाहर आते हुआ दिख रहा है, लेकिन एक प्लेट के अंदर जाने वाला कोई करंट है नहीं, क्योंकि बीच में तो खाली है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, वो थोड़ी कंडक्टर होता है, वो तो इंसुलेटर होते हैं। ओके, वो सब हमने डिस्कस किया था। सो अंदर आने वाला नहीं है यहाँ पर, और अगर ये प्लेट की बात करें तो बाहर निकलने वाला नहीं है। सो कंक्लूजन क्या था कि किरचॉफ का करंट लॉ वायोलेट होता है। दूसरा एक लॉ भी यहाँ पर वायोलेट हो रहा है, दैट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, वो भी हमने देखा था। ओके, सो एम्पियर सर्किटल लॉ में भी बता रहे थे कि कोई भी करंट, क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास अगर तुमने कोई भी सरफेस ले लिया, कोई भी सेक्शन और से सरफेस ले लिया, कोई भी शेप का, ओके, तो वहां पर जो सारे पॉइंट, उसके सारे रेडियस, सपोज ये रेडियस का सिलेंडर लिया है ये कंडक्टर के आसपास, तो वो रेडियस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का सम कर दे, ओके, तो वो जो μ0I जितना आता था, BdL इज इक्वल टू μ0NI ऐसा लिखते थे हम, और सिंपली μ0I लिखते थे। ओके, सो दैट इज आवर एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन BdL, जितनी भी लेंथ होगी वो वायर की, इंटीग्रेशन BdL दैट इज इक्वल टू μ0I। अभी यहाँ पर जो लिखा है उसको मत देखो, μ0 से I, μ0I जितना होता था, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हमने देखा कि अच्छा चलो तुम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया, तो पहले तो ये पोर्शन पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया, इतने पोर्शन पे, तो बोले कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने एक सरफेस ले लिया है, एक से नहीं, हम गॉसियन सरफेस लेते थे, वैसे एक सरफेस ले लिया है, और वहां पर चेक किया तो जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी होगी ही। सो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, B0 जितना भी उसका B इंटू से ये जो इसकी जितनी भी लेंथ होगी, सो BdL इज इक्वल टू, लेंथ जितनी भी होगी दैट इज BdL इज इक्वल टू μ0I। ओके, लेंथ जितनी हुई, करंट जितना है, वो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो बोले ठीक है, लेकिन सेम एम्पियर सर्किटल लॉ अगर यहाँ पर बीच में लगाने गए, तो बीच में तो करंट ही नहीं है, बीच में करंट है नहीं, तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ पर हम करंट 0 रख दे, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। मतलब अगर हमने करंट 0 रख दिया, देखो एकदम बेसिकली आया कहाँ से वो सब मैं बता रहा हूँ। सो करंट बीच में तो है ही नहीं, तो अगर बीच में करंट नहीं है तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली करंट 0 है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, 0। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, तो तुम अगर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल और कंपास लेके आओ तो चेक करोगे कि वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, कैपेसिटर के बीच में।
तो ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या बात हुई? हमारे मैथमेटिक्स का जो रूल है और हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, बीच में करंट तो है नहीं, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने चेक किया कंपास से या मतलब उसने चेक किया कंपास से या मैग्नेटिक नीडल से, तो वहां पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो वहां डिफ्लेक्शन कब शो होता है? कंपास का डिफ्लेक्शन कब शो होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो यहाँ पर भी एम्पियर सर्किटल लॉ वायलेट हो गया कि भाई अगर यहाँ पर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखा प्रैक्टिकली तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो नहीं है, तो करंट भी जीरो है नहीं। तो फिर दोनों लॉ को सही करने के लिए हमने और से मैक्सवेल ने यहाँ पर एज्यूम किया कि यहाँ पर एक करंट है। ओके, यहाँ पर एज्यूम किया है, एजम्पशन पे चल रहा है। क्यों ये सब गलत हुआ? इसलिए कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लॉ किसे बोलते हैं हम? जो हर जगह हर समय सही हो। तो ये तो किरचॉफ का लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो ये तो गलत हो नहीं सकते। लेकिन उसने आंखों देखा, प्रैक्टिकल किया तो बोले गलत आया है भाई, लेकिन गलत आया है उसमें भी पता चल गया कि गलत आ रहा है, लेकिन वो तो देखने से गलत आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तो आंखों नजरे दिख रहा है उसके कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है, भले ही एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट्स तो है नहीं हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? तो दूसरा ऑप्शन करंट होगा, उसकी वजह से आई। ओके, सो करंट की वजह, देखो ये भी मैं रिसर्च मतलब ये मैं पढ़ता रहता हूँ, उससे मुझे पता चला एक्चुअल में मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। टेक्स्ट सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस की बात। ओके, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम ऐसा ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कोई कंसेप्ट एक्चुअल में नहीं है। अगर डिटेल्ड में देखा जाए तो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो सारा का सारा कंसेप्ट कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि यहाँ करंट पास हो रहा है, तो जैसे ऑर्स्टेड ने देखा कि करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो जो मैग्नेट्स है ना, उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी एक्चुअली करंट की वजह से। हम सोचेंगे कि वहां कहाँ करंट है। मैग्नेट्स को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो मैग्नेट्स भी मटेरियल है, एलिमेंट है, वो बहुत सारे एटॉम से बना हुआ है, वो बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट बोल दो तो भी चलेगा। ओके, सो बहुत मैनी वर्ड भी छोटा है, बट कहने का मीनिंग है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटॉम्स है और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, वैसे दिखता है हमें कि कोई, जैसे कि वो तो छोटे क्लास की बात है, जैसे अभी दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये बोर्ड सपोज अभी रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअली बोर्ड रेस्ट पे नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सब 9th में हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, कि सपोज हम देख रहे हैं और लेक वाटर अगर हमें लगे कि ये लेक वाटर जो है वो रेस्ट पे है और रिवर वाटर ये फ्लोइंग है, तो वैसे मोटा मोटा देखें मैक्रोस्कोपिक तो बात सही है, रिवर वाटर फ्लोइंग है, लेक वाटर रेस्ट पे है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली एटॉम के लेवल पे देखे तो कोई चीज रेस्ट पे होती ही नहीं है। क्यों? एटॉम का तो नेचर ही है कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहना, मूवमेंट करते रहना। तो यहाँ पर अभी हमें जो दिख भी रहा है कि भाई ये स्टैंड जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन उसके वे स्टैंड जो मटेरियल से बना हुआ है उसमें जो एटॉम्स है वो एटॉम्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, अरे हमें तो यहाँ से दूर का नहीं दिखाई देता तो इतना माइक्रोस्कोपिक कैसे दिखाई देगा। ओके, बट डिटेल्ड में देखे तो वो वो तो 9th में नहीं आता, जब एटॉम चैप्टर पढ़ते थे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ओके, तो तब आता था कि एटॉम का, पार्टिकल्स का नेचर ही ऐसा है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहना, टेम्परेचर बढ़े तो वो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो सब तो छोटे क्लास में हमने देखा था। तो एक्चुअल सेंस में तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो एटॉम्स होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, और वो मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और वही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और हम बोलते हैं कि ये मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक की है, उसकी रेंज इतनी है। लेकिन एक्चुअल सेंस में क्या है?
मैग्नेट्स तो एटॉम से बना हुआ है, एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी ऑर्स्टेड ने बताया वही एक्चुअल में मैग्नेट्स में भी हो रहा है, वही एक्चुअल में मैग्नेट्स में भी हो रहा है। तो सब तो फिर सारे मटेरियल ही मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि सारे मटेरियल एटॉम से बने हुए हैं, सारे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है। हाँ, लेकिन होती तो सब में है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करंट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तभी ना, नहीं तो करंट तो वैसे भी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वैसे भी मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां, वो नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो सब कंसेप्ट हमने देखा, तो वो तो वैसे भी कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रह रहे हैं, लेकिन रैंडम मोशन करते करते भी अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो करंट है, लेकिन सिर्फ रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस साइड प्लस इस साइड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फिर फाइनली जीरो हो जाए, वो नहीं गिना जाएगा। तो मैग्नेट्स का वो फाइनली नेट जीरो नहीं होता, भले ही इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रैंडम मूवमेंट करे, लेकिन वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं मतलब उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट है एक्चुअल सेंस में। तो ये तो बाहर की बात थी। हाँ, लेकिन हम तो जो अभी ये सपोज तुम्हें कोई इंटरव्यू में या कहीं पर क्वेश्चन पूछ ले तब बेसिक तुम्हें आंसर देना हो, तो अदरवाइज बुक के अकॉर्डिंगली तो जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो क्या कि भाई मैग्नेट है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन क्यों होती है, वो क्यों का सवाल मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है। ओके, हाँ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ और किरचॉफ लॉ दोनों के दोनों गलत हो गए। इससे फिर मैक्सवेल ने सोचा कि नहीं भाई तो ये तो लोचा है सब, तो मे भी कोई करंट होगा ही, तो यहाँ पर एजम्पशन, हाँ होगा ही, कोई करंट होगा ही, एजम्पशन, तो वो एजम्पशन के यहाँ पर एक करंट है, और वो करंट एक्चुअल करंट तो नहीं है, जो करंट हमारा कंडक्शन करंट था वो तो नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही करंट है जो दिखता भी नहीं है, हमें तो दिखता भी नहीं है कि यहाँ पे करंट है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमने मान लिया कि यहाँ पर करंट होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में होना कौन चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो होना कौन चाहिए, कंडक्शन करंट आईसी होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो ये करंट ने हमारे ओरिजिनल आईसी करंट को डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट करंट को वो बताते हैं आईडी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट का डिस्प्लेस कर दिया, नहीं हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक को निकाल दे, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसलिए कंडक्शन करंट का डिस्प्लेसमेंट किसने कर दिया, हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसको हमने एजम्पशन करके लाया हुआ है उसने कर दिया। ओके, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कि ये होना चाहिए, ये उसका कंक्लूजन है मैक्सवेल का, ओके, कि ये होना चाहिए तभी ये सब चीजें होगी। तो अब अगर फिर हम इसको मान ले कि अच्छा चलो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो फिर याद रखना यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। अब फिर से किरचॉफ लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं, तो किरचॉफ लॉ यहाँ पर प्लेट पे लगाया, तो प्लेट में जितना एंटर हो रहा है करंट तो वो था कंडक्शन करंट आईसी, ओके, तो फिर बाहर निकल रहा वाला तो आईडी है, आईसी तो है ही नहीं, तो मीनिंग क्या हुआ, जितना आईसी है ना उतना ही आईडी होता है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें फिर इसको फॉलो भी तो करना है किरचॉफ लॉ को, तो अंदर जितना गया बाहर भी उतना ही निकलेगा, तो प्लेट में से बाहर जो निकल रहा है वो तो आईडी है, तो अंदर जितना घुसा होगा आईसी बाहर भी उतना ही निकला होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, मतलब आईसी जितना होगा उतना ही आईडी होगा, या फिर ये आईडी तुम्हें गिवन होगा लेकिन आईसी गिवन नहीं होगा, तो जितना आईडी है, जितना ये प्लेट के अंदर घुस रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही बाहर निकल रहा होगा, सिंपल। तो किरचॉफ लॉ को प्रूव करने के लिए फिर हमने मान लिया क्या कि आईडी इज इक्वल्स टू ही आईसी होता है, मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, तो आईडी इज इक्वल्स टू आईसी। और अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोल रहा था कि जो हमारा कोई भी कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसके अराउंड तुमने कोई भी सरफेस ले ली, वो सारी सरफेस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करें और उसका समेशन कर दे तो उसकी वैल्यू आती है म्यू 0 i, ओके, तो B dl इज इक्वल टू म्यू 0 i, लेकिन ये जो I है वो कौन सा I, इस केस में अगर लिया हमने तो कौन सा I, अगर हम कैपेसिटर के बाहर वाला लेंगे तो म्यू 0 IC होगा, IC, क्यों,
क्योंकि अंदर डिस्प्लेसमेंट अभी, हाँ कैपेसिटर के प्लेट जो है उसके पहले तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, तो पहले कौन सा होगा, कंडक्शन करंट होगा। अगर हम कैपेसिटर प्लेट के बाद की बात करें, दूसरे वाले कैपेसिटर प्लेट के बाद की बात करें, तो भी कौन सा होगा, कंडक्शन करंट ही होगा, क्योंकि वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। और अगर हमने यहाँ पर बीच में ले लिया, तो बीच वाली सरफेस के लिए क्या होगा, मतलब बिटवीन दी प्लेट 1 एंड प्लेट 2, तो आईसी नहीं होगा, तो कौन होगा, आई डी होगा। तो फिर हमने जनरली क्या लिख दिया उसको, आईसी प्लस आई डी लिख दिया। क्या लिख दिया, आईसी प्लस आई डी, आई इज इक्वल टू आईसी प्लस आई डी। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि दोनों में से एक तो जीरो ही होने वाला है। जैसे यहाँ अगर प्लेट के पहले की बात करें तो आई डी जीरो है, तो आई इज इक्वल टू आई सी। ये प्लेट के बाद की बात करें तो अगेन आई डी जीरो है, तो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी था, लेकिन आई डी जीरो है तो आई इज इक्वल टू आई सी हो गया। और फिर प्लेट के अंदर की बात करें तो भी आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी है, तो अंदर तो आई सी है ही नहीं, सिर्फ आई डी है, तो आई सी को जीरो पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू आई डी हो गया। ओके, तो कोई ना कोई तो जीरो हो ही जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह दोनों ही मिल रहा है, दोनों मिल रहा होता तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर ये आईडी एजम्पशन करने की जरूरत ही नहीं थी। डन, पक्का, श्योर। तो ये पूरा कंक्लूजन मैक्सवेल ने किया, और फिर इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, और उसके बाद सब कुछ हुआ। ये जब हो गया उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, ओके, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। फिर सपोज एम्पियर है, एम्पियर ने एंटीना निकाला, एंटीना ढूंढा, ये एंटीना की वजह से, मतलब एंटीना से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहीं भेज सकते हैं। ओके, फिर रिसीवर आए, तो रिसीवर के हेल्प से हम ये जो एंटीना भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ना, वो नहीं हम ये टाटा स्काई और वो सब एयरटेल और वो लगाई हुई है छतरी, ओके, जिससे हम टीवी देखते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो उसका शेप क्या कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ओके, जैसे हम रेडियो सुनते हैं, ओके, जनरली आज की डेट में कोई नहीं सुनता, हाँ गाड़ी में हो और सुनना हो तो सुनते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि तुम कहाँ घूम रहे हो। सूरत में सुन सकते हैं, भरूच में भी है रेडियो स्टेशन, बट जनरली इतना ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है। ओके, कहने का मीनिंग है, लेकिन गांव में आज भी होता है, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो पर करते हैं। ओके, अब तो उसका भी टेलीविजन टेलीकास्ट होता है, यस, हाँ, लेकिन स्टार्ट ये सब रेडियो से हुआ था। स्टार्ट मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू जी भी रेडियो पे बात करते थे, तब से चला आ रहा है कि दूरदर्शन चैनल है, दूरदर्शन पे चैनल पे सपोज हर संडे हर वेडनेसडे बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं, सिखाया जाता है रेडियो पे ही कि तुम कुछ ना कुछ करो, सो दैट पीपल विल अर्न समथिंग एंड लिव देयर लाइफ लाइक दैट। तो ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, डेवलपिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। हाँ, तो कहने की बात थी कि उसके बाद तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए, ओके, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूरे ट्रांसमिट कर सके, रिसीव कर सके। एप्लीकेशन देखो ना, तो मोबाइल देख लो तो वही आ गया, रेडियो देख लो वही आ गया, टीवी देख लो, टेलीविजन वही है, रडार देख लो, रडार सिस्टम वही है, एक्सरे सिस्टम वही सब है। ओके, तो कितना कुछ हुआ, सोचो, जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमारी लाइफ से बाहर निकाल दो, हम कितनी लाइफस्टाइल कितनी पीछे चली जाएगी, कितने साल पीछे चले गए हम। नो टीवी, रेडियो, फोन, रडार, एक्सरे, कुछ नहीं, सबको निकाल दो तो कितने सालों, मतलब 10-20 साल भी नहीं, ओके, यस, कितने ज्यादा हम पीछे चले जाएंगे। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये जो मैक्सवेल ने एनालिसिस किया, इसको एक क्रांतिकारी इन्वेंशन बोलते हैं। 90s में, हाँ, सोचो कहाँ पहुंचेंगे। तो फिर तो ये नहीं बोलते हम क्रांति मतलब क्या, अचानक से सब रिवॉल्यूशन, एकदम चेंज आ जाना, क्रांतिकारी। तो ये क्रांतिकारी इन्वेंशन था पूरा, ओके, जिससे कि बहुत ज्यादा, और आज की दिन में देखो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कितनी हाई, मतलब अभी मैं थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो बहुत वेल नोन बंदा है, उसका पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसने बोला कि हम ऐसे टाइम में आ गए हैं कि एक ब्रेन सर्जरी करने वाले डॉक्टर की सैलरी से ज़्यादा एक कंटेंट क्रिएटर को इंस्टाग्राम पे रील बनाने को मिलता है।
एडिटर्स से मतलब सोचो अब, कहाँ डॉक्टर, ब्रेन सर्जरी, कितने साल की पढ़ाई, और अगर सिर्फ तुम उस हिसाब से देख रहे हो, सिर्फ मनी को कंसिडर कर रहे हो, बाकी सब चीजें नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, पूरी प्रोसेस, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो नहीं, लेकिन सिर्फ तुम पैसों को ही अगर कंसिडर कर रहे हो तो लोग कितना अंधाधुंधी पैसा कमा रहे हैं। ओके, बट इसीलिए तो अभी बहुत ज्यादा जो फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार शायद आज से 10 मतलब तुम लोग, ओके, शायद तुम लोगों की जो फॉरवर्ड जनरेशन होगी, मतलब सपोज तुम्हारे चाइल्ड जो होंगे, उनको कॉलेज भेजने की शायद जरूरत ही ना पड़े। शायद जरूरत ही ना पड़े, वो ऐसा फोरकास्ट कर रहे हो, वो इतना मतलब कितना 10-12 साल के बाद बोल रहे हैं। वो जो पॉडकास्ट मतलब जो इंटरव्यूअर था जिसका ले रहे थे, वो बंदे की बेटी आई थिंक 6 साल की है, 6 साल की या 6 महीने की, आई डोंट नो। ओके, बट सोचो 6 साल की भी हो तो 6 साल की बेटी, और बोल रहे हैं कि वी आर नॉट, हम दोनों मतलब वो और उसकी वाइफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि उसकी बेटी कोई कॉलेज में जाएगी, 3 साल 5 साल ग्रेजुएशन करेगी और फिर कुछ पैसा अर्न करेगी। उसको हम बस थोड़ा बहुत ब्रेन डेवलप हो जाए, फिर तुझे जो करना है कर, पैसे अर्न करने के लिए कुछ और करो, ब्रेन को ग्रो करने के लिए कुछ और करो, क्योंकि क्या सब कुछ तो मिल जा रहा है। सोचो, तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, इसके एडवांटेज तो है ही, साथ साथ में डिसएडवांटेज भी है, बट हमें क्या करना है, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। सोचो अभी मैं वही ब्लैक और व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीनशॉट है कहाँ से ढूंढ के निकाल के मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। ओके, सोचो वही बोर्ड होता, वो एक दिन थोड़े दिन पहले मैं वहां पे, हमने जब मैथ्स का क्लास किया था तो कंटिन्यूअसली ऐसे लिखा, रब किया, लिखा, रब किया, और नेक्स्ट डे तुम मानोगे नहीं मेरा कंधा दर्द कर रहा था। तो सोचो इतना, सिर्फ इतना फिजिकल एक्टिविटी के ऐसे रब करना है, और नेक्स्ट डे ये शोल्डर मेरा पेन कर रहा है। क्यों? ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है तो। और अच्छा, अभी जैसे तुम बता रहे थे क्रिकेट खेलने गए बहुत दिनों बाद, तो भाई करेगा, खतरनाक वाला पेन करेगा। सोच, बहुत दिनों से तुम क्रिकेट खेलने नहीं गए, क्रिकेट खेल गए, दर्द करेगा। जिम नहीं गए, जिम की, अरे इवन साइकिलिंग करने नहीं गए और साइकिलिंग की ना तो भी पेन करेगा। वो तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, बट वो पेन मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता रहता हूँ। बट ऐसा है, तो वी है, कहने का मीनिंग क्या है, वी हैव टू अपडेट विद दी टाइम। टाइम के साथ हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। हम अगर हमारी पुरानी बात लेके बैठे रहेंगे तो फिर मैच नहीं कर पाएंगे। आज की जो ग्रोथ है उसको ग्रोथ लेना है हमें, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन अच्छा वाला यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है। ओके, तो हम एक्चुअल बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं तो जो सिर्फ डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और डेटा क्रिएट कर रहे हैं और पैसा अर्न भी कर रहे हैं, बट फिर वो पैसा यूज भी उतना ही कर रहे हैं। ओके, वो जनरेशन फिर अभी भाई आईफोन के बगैर उनको चलता नहीं है। ओके, सोचो, ऐसा नहीं है आईफोन मेरे पास भी, ये आईफोन ही तो है, इससे पहले भी आईफोन था, उससे पहले भी आईफोन था, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके बगैर चलता नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी के लिए है कि भाई ये रिलायबिलिटी, 5 साल हो गए कुछ हुआ नहीं उसको, इसको 5 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, लास्ट मॉडल है, इसके बाद ये फोन अभी मिलता भी नहीं है। सेकंड में भी नहीं। हाँ, उसका नाम ही था स्पेशल एडिशन। ट्रेंड में चलता था, ये भी नहीं बढ़ता। हाँ, तो सोचो कि दुनिया कितनी फास्ट आगे बढ़ रही है। अब लोग शॉपिंग करते हैं इसलिए नहीं कि जरूरत है, इसलिए कि नया आया है, फॉर अ चेंज। हम बाइक लेते हैं, साइकिल लेते हैं, फोन लेते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, नई शॉप खुली तो वहां खाना खाने जाते हैं। माइनर चेंज में भी हम चेंज, देखो चेंज हमें कितना अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, बट हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम डिपेंडेंट ना हो जाए उससे। अगर हमें मिल रहा है चेंज, सब कुछ सही है, मिल रहा है तो एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट। फिर मिल रहा है तो ऐसा नहीं, वो भी करो, मिल रहा है तो एंजॉय करो, बट नहीं मिल रहा है तो कई ऐसे बच्चे होते हैं डिप्रेस, जैसे कि भाई नहीं, अभी हम बात कर रहे थे छोटे बच्चों को फोन दिखाओ तभी वो खाना खाते हैं। ऐसी अभी के जो पेरेंट्स है तो पता नहीं क्या बिजी लाइफ हो गई है, तो बच्चे रोते रहेंगे, तो उनको फोन दे दो, फोन हाथ में दे दे, अब खाएंगे वो, तो ध्यान पूरा उसके अंदर है। ओके, बट ये बहुत रिस्की है
अब तो डिपेंडेंट हो गए। वो रोएगा तो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो घर पूरा वैसे सिर पे ले लेगा, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो दैट इज द थिंग। हाँ, तो ये सब एप्लीकेशंस है उसकी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अभी हमने बात की, तो सोचो कि वो हम अपनी लाइफ से हटा तो नहीं सकते, बट टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से करना चाहिए। नाउ इसके बेस पर ये जो भी हमने सब कुछ पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किए मैक्सवेल ने, उसके बेस पर बहुत सारे इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिससे कि हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो पता चला। ओके, तो एक्चुअल में अगर देखो हुआ क्या हमने, हाँ सर यहाँ पर I D equals to epsilon naught d phi by dt वो कहाँ से आया? कौन सा वाला? ये I D equals to phi डी फाई बाई डी, हाँ वो डिस्कस करते हैं, वो है हमने भी डिस्कस किया है, वो डिस्कस करते हैं आगे। ओके, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए। सो कहने का मीनिंग है कि एक्चुअल में हुआ क्या, तो सोचो हमने सपोज करंट, बैटरी है हमारे पास, तो बैटरी की हेल्प से हमने करंट, बैटरी है तो करंट तो मिल ही जाएगा, तो करंट है हमारे पास, और करंट की वजह से उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, फिर मतलब तुम कहां से आए, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि करंट कहां से आया, बैटरी मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तभी तो हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तुमने क्या जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं, फैराडेज लॉ एंड ऑल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। एक्चुअल में तुम्हारी एनर्जी है, सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एनर्जी का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चेंजेस की वजह से हुआ। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से हुआ। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंडरस्टूड, उसकी वजह से ऐसा नाम रखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है, जैसे अभी तुमने दिखाया वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वो जितने भी ऐसे इक्वेशंस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन हो सकती है, डिस्क्राइब होती है, वो सभी इक्वेशन, एक नहीं, वो सभी इक्वेशन को नाम दे दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, मैक्सवेल का। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सारे इक्वेशन को नाम दे दिया गया मैक्सवेल इक्वेशन। एक्चुअल में एक भी इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दिया। एक्चुअल में एक भी इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दिया, बट कंट्रीब्यूशन ही इतना खतरनाक था। ओके, तो भले ही खुद इक्वेशन नहीं लाए, एनालिटिकली कुछ नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली तो उन्होंने ही किया ना सब। ओके, एनालिटिकली नहीं किया। देखो मैंने पहले भी बताया था, रिसर्च में भी बहुत टाइप होते हैं। ओके, एनालिटिकली तुम कुछ चीज प्रूव कर सकते हो, कोई चीज तुम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। जनरली मेजरली सब लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ही प्रूव करते हैं, उसके बाद उसका कंफर्मेशन अगर एनालिटिकली, मतलब दोनों तरीके से प्रूव हो गया, यस बात सही है। जिसका मैथ्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो वो सबसे पहले एनालिटिकल ट्राई करते हैं। ओके, और उसमें भी क्या, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड ट्राई करते हैं, अदरवाइज पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड सॉल्व, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, प्रूव हो गया। अच्छा, अब ये प्रूव हो गया ना, वैसा ही सेम प्रूव एनालिटिकली भी हो जाना चाहिए, तो मान लेंगे कि हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है। और अगर एनालिटिकली प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब तुमने कुछ गड़बड़ी की है, या एनालिटिकली हो गया लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो रहा है, तो मतलब एनालिटिकल में भी तुमने कहीं से फॉर्मूला धड़ाधड़ डाल दिया और प्रूव कर दिया, ऐसा। तो वो इसीलिए तो रिसर्च कोई पब्लिश करता है कि भाई मैंने ये इन्वेंट किया,
तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि आज बोला और आज ही तुम्हें दे दिया, अच्छा आज से तुम डॉक्टर ऐसा नहीं, उस पे कितने लोग, कितना स्टडी होता है, उसके बाद पीएचडी की डिग्री मिलती है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये सारे इक्वेशन जो है वो हम बारी बारी देखेंगे भी और समझेंगे भी सारे इक्वेशन। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में से। देखो ध्यान से सुनो, अरे यार, हाँ, Oersted experimentally predicted that the electric current produces a magnetic field. Oersted ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। ओके, Faraday from his experiment on electromagnetic induction found that a changing magnetic field produces an electric field. ओके, Faraday और हेनरी ने ये डिस्कस किया था। अच्छा, at this time the Clerk Maxwell state that the magnetic field is not only produced by electric current but also a time varying electric field. time varying electric field मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज होनी चाहिए। ओके, तो टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ चेंज, वेरिएबल मतलब से मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस involving electric and magnetic fields and their source, the charge and current. Okay, these equations are known as Maxwell's equation. फॉर्मुलेट उन्होंने किए थे लेकिन इक्वेशन उन्होंने नहीं दिया। सपोज न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ और उससे मैं कोई नया इक्वेशन दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने वो इक्वेशन को फॉर्मुलेट करके एक नया इक्वेशन दिया है, लाइक दैट। ओके, उसको फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये न्यूटन का ही है, नहीं तो फिर जो साइंटिस्ट कर रहा है उसका क्या फिर। ओके, तो वो सब लोग चेंजेस तो कर ही देते हैं, नहीं एटलीस्ट कुछ ना हो तो एटलीस्ट लास्ट में कांस्टेंट दे देंगे और वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो जैसे कि हम वो कूलम्स कांस्टेंट नहीं 96,500 तो वो लेते थे केमिस्ट्री में, लाइक दैट। ओके, सो दीज इक्वेशंस along with the Lorentz force formula explain mathematically all the basic laws of electromagnetism. तो सारे के सारे लॉ वो इक्वेशंस डिस्क्राइब कर ही देते हैं। देन Maxwell through his equation come out with a most important prediction word important है, the existence of electromagnetic waves। मतलब पहले तो ये प्रिडिक्शन एजम्पशन ही था भाई ऐसा कोई ना कोई तो वेव्स होना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ से यहाँ पास कैसे हुआ। ओके, यहाँ से यहाँ एनर्जी पास कैसे हुई, ये पास कैसे हुआ पता ही नहीं चलेगा। पहले तो एजम्पशन, लेकिन फिर अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे कि हम पता चले कि हाँ भाई ये यहाँ से भेजा तो यहाँ से रिसीव हुआ है, लाइक दैट। ओके, मैं आई थिंक 2018 में ही हैदराबाद में गया था। गोलकोंडा फोर्ट, बहुत ही पुराना फोर्ट, बहुत पुराना, बहुत फेमस है, हैदराबाद घूमो तो उसमें आ ही जाएगा गोलकोंडा फोर्ट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्ट था। मतलब से बहुत किलोमीटर्स, ये आया इसलिए बता रहा हूँ, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स की तो उसकी बाउंड्री थी। और इतने मतलब यहाँ से मैं ऊपर खड़ा हूँ और एकदम नीचे में भी 2-3 किलोमीटर्स डाउन। ओके, वहां पर कोई आए और वहां पर एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट बनाया हुआ था, तो एंट्रेंस गेट पर आकर सिर्फ यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 ताली मारे, तो एक्चुअल में तो यहाँ से 2-3 घर छोड़ के भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा वो 2 ताली, इतना धीरे से मारे, क्योंकि वहां पे पता चलता है। सोचो इतने दूर है वो, लेकिन वहां पर पता चलता है कि किसी ने ताली मारी। तो जैसे ही वहां ताली सुनाई दे और एक बंदा कंटिन्यूअसली वहीं बैठा होता है, क्या काम है उसका, ताली सुनना ऐसे ठक ठक ऐसे आवाज आए, मतलब वो वहां चला गया और फिर ऐसे वो दूरबीन फिर ऐसे दिखेगा भी नहीं, सोचो छोटा सा दिखेगा तो वो देखेगा मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, फिर तो बातें भी ताली से ही ऐसे, तो कि कोई आ रहा है, ये राजा मिलने आए, अटैक होने वाला है, ये वो सब कुछ, तो इतने दूर पता चल जाए। सोचो कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, उसकी डेथ भी अगर अभी हो जाए तुरंत, और जिसने उसकी डेथ की और राजा अगर वहां पर है, तो ये बंदे को यहां से वहां पहुंचने तक तो राजा भाग जाएगा, इतना दूर है वो, यहां से वहां पहुंचने तक तो राजा भाग जाएगा। सोचो अब
कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कबूतर भी नहीं। ओके, तो ये साइंस का यूज तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है सब कुछ। टेलीपैथी एंड ऑल, हमारे सेजिस बोल रहे थे तो मान नहीं रहे थे, तो हमारे सेजिस तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली बात कर रहे हैं। और आज देखो प्रूवन साइंस है टेलीपैथी। आज तो साइंस मान रहा है कि यस टेलीपैथी इज देयर, प्रैक्टिस से होगा। कितनी सारी चीजें, सारी ही चीजें जो हमारे कल्चर की है, साइंस ने पहले, वेस्टर्न कल्चर ने पहले तो ना ही बोल दिया है। संजय देखो ऐसे कितने दूर युद्ध हो रहा है, यहाँ से दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। सोचो इतने दूर। आज की डेट में हम अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हो तो यहाँ आराम से बैठ के टीवी पर देखते हैं। तो वो भी तो टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी है ना। इतने दूर हो रहा है, हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, आराम से बैठ कर देख रहे हैं। समझो ना कि भाई वो साइंस पता था वो भाई साहब को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाँ चलो, तो अब हम इसका सब कुछ देखेंगे, इक्वेशंस बारी बारी। मैक्सवेल थ्रू हिज इक्वेशंस कम आउट विद अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which can propagate in space with a speed very close to the speed of light। देखो ये मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है कौन सी स्पीड से? वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतनी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर देता है। ओके, फिर से पढ़ता हूं। मैक्सवेल थ्रू हिज इक्वेशंस कम आउट विथ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन, the existence of electromagnetic waves which can propagate in space with a speed very close मतलब almost same जैसा ही है, to the speed of light 3 × 10⁸ meter per second, and by this the Maxwell conclude that light is a electromagnetic wave। और उससे मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है वो भी एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। नहीं तो सोचो कि यहाँ जो हम लाइट ले रहे हैं और वो लाइट एक्चुअल में जिसकी है वो लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर है। सन लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर है और वहां कुछ जल रहा है और हम उसकी लाइट यहां ले रहे हैं। सोचो, वहां कंबशन हो रहा है सपोज हाइड्रोजन गैस का, और कंबशन हो तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, साइंस में हम पढ़ते हैं। तो वो वहां इतने दूर हो रहा है, उसकी हीट भी आ रही है और उसकी लाइट भी आ रही है इतने दूर। सिंपली मैजिक जैसा ही है, कितना दूर है वो। फिर भी इसीलिए तो वो हमने लाइट में और उसमें पढ़े थे, 10th में भी वो सब आता है थोड़ा बहुत, मिराज इफेक्ट एंड ऑल। ओके, तो कितना दूर ऐसा हो सकता है कि हम जो स्टार को देख रहे हैं एक्चुअल में उसकी डेथ हो गई है सालों पहले, लेकिन अभी भी हमें वो स्टार दिखता है। क्यों? क्योंकि वो स्टार में से जो लाइट निकली थी ना वो ट्रैवल करके आ रही है और हम वही देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम स्टार को देख रहे हैं। स्टार की तो डेथ हो गई है, स्टार तो है ही नहीं, फिर भी हमें दिख रहा है। वो कब तक दिखेगा? जब तक उसमें से निकली हुई सारी की सारी लाइटें यहां तक नहीं आ जाती, क्योंकि वो तो लाइट ईयर्स अहेड है। वो तो लैक्स ऑफ किलोमीटर भी नहीं, लाइट ईयर्स अहेड है। सोचो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ मतलब 3 लाख। एक सेकेंड में लाइट रेज कितना ट्रैवल करती है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 नहीं, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और वैसा एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। और ये स्टार कितने दूर है? मैनी लाइट ईयर्स अहेड। मतलब लाइट पूरे के पूरे साल ट्रैवल करे तो जितने किलोमीटर होते हैं पूरे साल ट्रैवल करे। हमने अभी एक सेकंड का 3 लाख गिना, एक घंटे का गिनो सिर्फ, तो कितना हो जाएगा? तो 24 घंटे, एक वीक, एक महीना, 12 महीने, एक साल हुआ। एक साल में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? उतना सिर्फ 1 लाइट ईयर। तो मैनी लाइट ईयर्स अहेड स्टार्स हैं, उनकी डेथ हो गई। वहां से उनमें से जो लाइट निकली ना और वो आ रही है, हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ये स्टार है। ओके, एक्चुअल में तो स्टार ही नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि जो दिखता है वो शायद नहीं है और जो नहीं है वो दिख भी रहा है, ऐसे लाइक दैट।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं दिख रहे हैं, बट है स्टार दिख रहे हैं, बट मे भी नहीं है। मे भी नहीं है क्या, वो तो प्रूवन है। अभी भी तुम गूगल सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से स्टार की डेथ हो गई है जो अभी भी हमें दिख रहा है। गूगल कर लो, इजीली पता चल जाएगा। जो स्टार की एक्चुअल में डेथ हो गई है, मे बी 10 years बिफोर, अभी भी हम उसको देख रहे हैं। सोचो डिफेंड करना सैटेलाइट करना है क्या डेथ है जाएगा। हाँ, वो तो फिर हमें एनालिसिस ही करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि सन की हमने एज निकाली है, तो सन की एज है 4.5 into 10⁹ years अभी बाकी है, और अभी हम सन के मिडल में है, तो वो हमारी वो जो थियरी है बिग बैंग थियरी, उसके अकॉर्डिंगली उससे मैच कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 4.5 into 10⁹ years हो गए हैं सन को, और अभी हम सन की मिडल एज में है, और अभी वापस 4.5 into 10⁹ years बाकी है। उसके बाद सन की भी डेथ हो जाएगी, उसके बाद सन की भी डेथ हो जाएगी। सन की डेथ तो यार छोड़ो यार, 50-60 डिग्री तो हमसे झेला नहीं जा रहा। अभी अगर थोड़ा 10-20 डिग्री ज्यादा हुआ तो कोविड में कैसे ऐसे सपाटा आया था। लैक्स एंड करोड्स ऑफ लोग मर जाएंगे। ओके, सोचो 50 डिग्री में अगर सबको रैशिश हो जाते हैं ये वो, तो अगर 100 डिग्री पहुंच गया सपोज, मान लो, क्या होगा? फट जाएगी हमारी ब्लड वेन्स। तो सन तो तब भी रहेगा, भले ही हम ना रहे, सन तो रहेगा, क्योंकि उसको तो उतना टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी डेथ होगी। प्रोटेक्टेड से ओजोन लेयर मिल जाए। Yes. So all these things are there. So this is the introduction. Okay. तो ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये तो बड़ी भी बंद है। कितना टाइम हुआ? 3 बजने में 5 मिनट। हाँ, तो इतना रखते हैं आज। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था। मेन कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास से सर अगर वो सैटेलाइट से स्टार की एक पता चलती है, तो सैटेलाइट को